हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जियानजोंग वांगलिन को अपने साथ मिलाने के लिए स्पिरिट वाचिंग वुड आर्टिफैक्ट का लालच देता है, जो कि वांगलिन को भी चाहिए था। इसलिए वांगलिन भी उसका साथ देने के लिए रेडी हो चुका था, जहां वो दोनों एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाते हुए उन सेलेस्टियल ट्रेस को हासिल करने वाले थे। पर जियानजोंग वांगलिन को धोखा देने की कोशिश करते हुए उन सभी स्पिरिचुअल वर्म्स के साथ साथ वांगलिन को भी वहाँ पे फ्रीज करवा देता है, जो देखकर वांगलिन भी वहाँ पे समझ चुका था कि ये पर्सन आगे चलकर भी उसे जरूर से धोखा देगा। इसलिए डील के मुताबिक वांगलिन तो अपने दोनों सेलेस्टियल ट्रेस को लेते हुए चुपचाप वहाँ से चला गया था। लेकिन बेचारा जियानजोंग वहाँ पे उस ब्लैक बीस्ट का शिकार बन चुका था, जिससे वो जायंट ब्लैक बीस्ट वहाँ पे निकल पाता। उससे पहले जियानजोंग ने वहाँ पे अपना सेक्रीफाइस करते हुए खुद को एक्सप्लोर कर दिया था, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़े धमाके के साथ वो पूरी जगह ही वहाँ पे टूटने लगी थी। हालांकि इस खतरनाक धमाके में वांगलिन वहाँ पे थोड़ा इंजर्ड तो हो चुका था, लेकिन वांगलिन सही समय रहते ही वहाँ से भाग चुका था। और जब वो वहाँ पे अगली जगह पे टेलीपोर्ट होता है तो उसे अपने सामने काफी सारे कल्टीवेटर्स दिखाई देते हैं, जो कि कभी भी वांगलिन के ऊपर हमला कर सकते थे। इसलिए वांगलिन ने भी खुद को वहाँ पे बचाने के लिए अपनी सभी वर्निंग सोल्स को बाहर निकाल लिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ वो सभी कल्टीवेटर्स वांगलिन को जख्मी हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और आपस में बातें करते हुए कहते हैं, ये पर्सन तो बस सोल फॉर्मेशन रियलम के इनिशियल स्टेज पे है और ऊपर से बहुत ज्यादा जख्मी हालत में भी है, तो क्यों ना हम लोग इस मौके का फायदा उठाते हुए इस पर्सन के ऊपर अटैक करते हुए इसे यहाँ पे खत्म कर दें और उसके बाद इसके पास मौजूद सभी ट्रेस को आपस में बांट ले। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी सभी भी ऐसा करने के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ वांगलिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। पर हम देखते हैं कि वांगलिन की वर्निंग सोल्स ने तो वहाँ पे एक तरह से वांगलिन के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था, और जो भी कल्टीवेटर वहाँ पे वांगलिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता तो वो वर्निंग सोल्स उन्हें वहीं पे खत्म कर देती थी। इसलिए हम देखते हैं कि अब उनमें से कोई भी कल्टीवेटर वहाँ पे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। और अपने साथियों की ऐसी भयानक मौत देखकर तो काफी सारे कल्टीवेटर्स अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने भी लगे थे, क्योंकि उन सभी को वहाँ पे समझ आ चुका था कि इस पर्सन के साथ पंगा लेने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिन तो वहाँ पे उन वर्निंग सोल्स के बीचों बीच बैठा हुआ वहाँ पे खुद को हील कर रहा था। और तभी अचानक से लिंग जू बाहर आकर वहाँ पे वांगलिन से सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर आप ठीक तो है ना? जिस पे वांगलिन कोल्ड टोन के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन उस खतरनाक ब्लास्ट की वजह से मेरी सोल को थोड़ी बहुत इंजरी आ चुकी है, जिसे मुझे यहीं पे बैठ कर ही हील करना होगा। और ये कहकर वांगलिन ने भी वहाँ पे और ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोल को रिपेयर करना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी वांगलिन वहाँ पे अपनी सोल को हील कर ही रहा था कि तभी वहाँ पे ट्रोल क्लैन के एक कल्टीवेटर की एंट्री होती है, जो कि वांगलिन के सामने आकर वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है, मेरे दोस्त क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? वहीं वांगलिन भी ट्रोल क्लैन के उस कल्टीवेटर को देखकर एक पल के लिए तो वहाँ पे पूरी तरह से हैरान हो गया था। लेकिन वांगलिन जल्दी से खुद को संभाल कर वहाँ पे उस कल्टीवेटर को जवाब देते हुए बताता है कि असल में इमोर्टल लैंड का एक फ्रैगमेंट कोलैप्स हो गया था और उसी के चलते ही मैं यहाँ पे इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। अब वांगलिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ट्रोल क्लैन का वो कल्टीवेटर भी वहाँ पे वांगलिन की तारीफ करते हुए कहता है, क्या तुम एक फ्रैगमेंट के कोलैप्स होने के बावजूद भी जिंदा बच गए? ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इससे ये बात तो साबित हो चुकी है कि तुम कोई आम कल्टीवेटर नहीं हो, जरूर तुम्हें कोई बहुत ही ज्यादा खास बात है, वरना आज तक तो कोई भी फ्रैगमेंट के कोलैप्स होने से जिंदा नहीं बच पाया। और ये कहकर ट्रोल क्लैन का वो कल्टीवेटर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए वांगलिन को बताता है कि मेरा नाम है ची हाओ, और क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? जिसपे वांगलिन भी कुछ सोचते हुए उसे अपना नाम गलत बताते हुए कहता है, मेरा नाम है ज़ेंगली। अब ज़ेंगली नाम सुनकर ची हाओ वहाँ पे अपने मन में कहता है, जरूर ये पर्सन सुजाकू किंगडम से बिलोंग करता होगा, क्योंकि ज़ेंगसार नेम वाले कल्टीवेटर्स वहीं पे पाए जाते हैं। इवन मैंने तो ये भी सुन रखा है कि ज़ेंगसार नेम वाले कल्टीवेटर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, जैसा कि मैं इस पर्सन को अपनी आंखों के सामने देख पा रहा हूँ। ये इतना ज्यादा यंग होने के बावजूद भी सोल फॉर्मेशन रियलम को अचीव कर चुका है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका ये डेडली ऑरा तो इसे यहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा है, जबकि इन वर्निंग सोल्स को समन करने की एबिलिटी तो और भी ज्यादा खास है। और इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे पक्का यकीन है कि ये किसी लेवल 5 की कंट्री का कोर डिसेबल होगा। और यही सब सोचकर चिया वहाँ पे वांगलिन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, ब्रदर ज़ेंगली, क्या मैं 2 मिनट के लिए आपके साथ बात कर सकता हूँ? और चिया की इस रिक्वेस्ट को मानते हुए वांगलिन ने भी वहाँ पे अपनी सभी वर्निंग सोल्स को वापस भेज दिया था, जो देखकर चिया भी अब धीरे धीरे वहाँ पे वांगलिन की तरफ आगे बढ़ने लगा था। और उसी के साथ साथ चिया ने वहाँ पे अपनी एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने और वांगलिन के चारों तरफ एक साउंड बैरियर भी बना दिया था, ताकि कोई भी वहाँ पे उनकी बातों को ना सुन सके। और ये सब करने के बाद चिया भी अचानक से वहाँ पे सीरियस होते हुए वांगलिन से कहता है, ब्रदर ज़ेंगली, क्योंकि हम दोनों एक ही सोलर प्लेनेट से बिलोंग करते हैं, तो मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ खुल के बात करूंगा। और ये कहकर चिया अचानक से अपने पास एक जेड मैप को बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे वांगलिन की तरफ थ्रो करते हुए वांगलिन से कहता है, इस मैप को गौर से देखो। चिया की ये बात सुनकर जब वांगलिन वहाँ पे उस जेड मैप को गौर से देखता है तो असल में वो एक फ्रेगमेंट का मैप था, जिसे रेन फेरीलैंड के नाम से जाना जाता था। और जब वांगलिन उसे वहाँ पे गौर से देखता है तो वांगलिन को वहाँ पे काफी सारे स्पिरिट बीस्ट दिखाई देते हैं, जो कि सभी बहुत ही खुशहाली के साथ वहाँ पे रह रहे थे। लेकिन
लेकिन तभी अचानक से ही वांग लिन को वहाँ पे कुछ सोल सेलेस्टियल ट्रेस दिखाई देते हैं और उन्हीं के साथ वहाँ पे एक सेलेस्टियल जेड कॉफिन भी मौजूद था और यही सारी चीजें मिलकर रेन फेरी लैंड को खास बना रही थी। जबकि वांग लिन की नजरें तो वहाँ पे उस जेड कॉफिन के ऊपर टिक चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इमोर्टल लैंड के अंदर ऐसा भी कमाल का ट्रायर देखने को मिलेगा और वांग लिन को वहाँ पे इस तरह से उन सभी ट्रायर्स को गौर से देखते हुए पाकर जी हाउ भी वहाँ पे समझ चुका था कि वांग लिन को भी उन सभी ट्रायर्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। इसलिए जी हाउ उसे वहाँ पे उस जेड मैप की इन्फॉर्मेशन देते हुए बताता है असल में आज से कुछ हजारों साल पहले हमारे ही ट्रोल क्लैन के एक एंसेस्टर गलती से रेन फेरी लैंड में जा पहुंचे थे, जहाँ पे उन्हें काफी सारे पावरफुल स्पिरिट बीस्ट दिखाई दिए और उन सभी स्पिरिट बीस्ट के बीचों बीच ये सभी सेलेस्टियल ट्रायर्स रखे हुए थे, जिनके ऊपर न सिर्फ हाई लेवल की बैन फॉर्मेशंस लगी हुई थी बल्कि उसी के साथ साथ वहाँ पे चारों तरफ और भी काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी जिन्हें मेरे एंसेस्टर अकेले तो कभी भी पार नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने उस समय आगे ना बढ़ने का सोचकर उस पूरी जगह को अपने दिमाग में स्टोर करते हुए इस जेड मैप को बनाया था, जो कि अभी तुम देख रहे हो। अब जी हाउ की ये बात सुनकर वांग लिन वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तक इस जगह को किसी और ने भी डिस्कवर कर लिया होगा, क्योंकि अभी अभी तुमने खुद ही बोला था कि तुम्हारे एंसेस्टर को ये जगह हजारों साल पहले मिली थी। वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जी हाउ वहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे एंसेस्टर के मुताबिक ये फ्रैगमेंट ऐसी हिडन जगह पे छुपा हुआ है कि इसे कोई चाह कर भी नहीं ढूंढ सकता। इवन खुद मेरे एंसेस्टर भी गलती से वहाँ पे पहुंचे थे। अब जी हाउ की ये बात सुनकर वांग लिन अपने मन में कहता है मैं तो इस पर्सन को जानता भी नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इसने यहाँ पे मुझे इतनी ज्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को बता दिया। आखिर ये मुझ पे इतना ज्यादा मेहरबान क्यों हो रहा है कि ये यहाँ पे मुझे अपने साथ मिला कर मेरी वर्निंग सोर्स का फायदा तो नहीं उठाना चाहता। और यही सोचकर वांग लिन दोबारा वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे कहता है कि चलो मैं एक पल के लिए मान भी लेता हूँ कि तुम सच कह रहे होगे, पर इस रेन फेरी लैंड के अंदर एंटर करना बहुत ही ज्यादा रिस्की काम है और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों अकेले वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। अब वांग लिन की ये बात सुनकर जी हाउ वहाँ पे उसे समझाते हुए कहता है हाँ, ये बात मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ साथ एक और दोस्त को भी अपने साथ मिला चुका हूँ और अगर हम तीनों मिल जाते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि हम तीनों वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ सर्वाइव कर लेंगे। और एक बार वो सारे सेलेस्टियल ट्रायर्स हमारे हाथ में लग जाएं तो उसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं उसे हम तीनों में बराबर बराबर बांटूंगा। अगर तुम्हें मेरी बात सही लगती है और तुम भी उस सेलेस्टियल ट्रायर को हासिल करना चाहते हो तो तुम इस लोकेशन पे आ जाना। और ये कहकर जी हाउ ने अचानक ही अपने पास एक जेट स्लिप को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे वांग लिन की तरफ थ्रो कर दिया था। और वांग लिन को वो जेट स्लिप देने के बाद जी हाउ दोबारा से मोटर रियलम के अंदर जाने लगा था, लेकिन जाने से पहले वो वहाँ पे एक बार फिर से वांग लिन से कहता है मुझे पूरे यकीन है कि तुम मेरी इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए मेरी बताई हुई लोकेशन पे पहुंच जाओगे। वहीं जी हाउ के जाते ही हम देखते हैं कि वांग लिन ने दोबारा से वहाँ पे अपनी वर्निंग सोल्स को बाहर निकाल लिया था और खुद उनके बीच में बैठते हुए दोबारा से अपनी सोल को रिपेयर करने लगा था। और खुद को हील करते हुए वांग लिन वहाँ पे अपने मन में कहता है कि जब तक मैं अपनी सोल को पूरी तरह से रिपेयर नहीं कर लेता तब तक तो मैं यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लेने वाला। और यही कहकर वांग लिन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोल को हील करने लगा था, जहाँ इसी तरह से अपनी सोल को हील करते हुए उसे वहाँ पे 10 दिन से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था। और इन 10 दिनों में वांग लिन अपनी सोल को पूरी तरह से रिपेयर कर चुका था। और जब उसकी सोल वहाँ पे पूरी तरह से रिपेयर हो जाती है तो वांग लिन वहाँ पे मोटर रियलम वाली सोल एनर्जी को कंज्यूम करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी वांग लिन की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो मोटर रियलम की एनर्जी को बर्दाश्त कर सके। इसलिए हम देखते हैं कि वो सोल एनर्जी वहाँ पे बैकलैश करते हुए उल्टा वांग लिन की बॉडी को ही नुकसान पहुंचाने लगी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि वांग लिन के मुंह से वहाँ पे ब्लड भी निकलने लगा था, जो देखकर वांग लिन दोबारा उस सोल एनर्जी को बाहर निकालकर अपने मन में कहता है कि अभी भी सोल एनर्जी मेरी बॉडी के लिए काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर इसे मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व करना है तो उससे पहले मुझे खुद को सोल फॉर्मेशन रियलम के लेट स्टेज पे पहुंचाना होगा। और यही सोचते हुए वांग लिन ने उस सोल एनर्जी को वहाँ पे वापस रख लिया था, जिसके बाद वांग लिन इमोर्टल रियलम में हासिल किए हुए उन दोनों सेलेस्टियल ट्रायर्स को भी बाहर निकाल लेता है, जिनमें से एक तो सेलेस्टियल जेड ट्रायर था जबकि दूसरा था सेलेस्टियल आयरन गोल्ड पीस ट्रायर है। और क्योंकि सेलेस्टियल जेड ट्रायर तो वहाँ पे इमोर्टल रियलम की सोल एनर्जी को कंडेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो इसलिए वांग लिन उसे दोबारा वहाँ पे अपने पास रख लेता है, क्योंकि अभी जब वांग लिन उस सोल एनर्जी को ऑब्जर्व भी नहीं कर सकता था तो इसलिए अभी के लिए वो सेलेस्टियल जेड ट्रायर वांग लिन के किसी भी काम का नहीं था। और उस जेड ट्रायर को वापस रखने के बाद वांग लिन उस गोल्डन आयरन पीस को बहुत ही गौर से देखने लगा था, जो कि वांग लिन को किसी तरह का डिफेंस ट्रायर लग रहा था। और उस गोल्डन आयरन पीस को चेक करने के लिए वांग लिन अपनी ड्यूअल कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे उस टायर के अंदर डाल देता है, जो कि जैसे ही वहाँ पे उस टायर के अंदर जाती है तो अचानक से उस टायर से कुछ एंशिएंट वर्ड्स निकल कर बाहर आते हैं, जो कि एक मैसेज की तरह दिखाई दे रहे थे, जो कि उस टायर के रियल ओनर ने उस टायर के अगले सक्सेसर तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए उस टायर के अंदर स्टोर कर रखा था। और वो इमोर्टल मास्टर जिसने ये मैसेज स्टोर करा था उसका नाम था मास्टर शेंग बाई। और उस मैसेज के थ्रू ही मास्टर शेंग बाई अचानक से वांग लिन के सोल सीरियल में अपीयर होते हुए वांग लिन को बताते हैं आज से हजारों साल पहले मैंने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन का निर्माण किया था, जिसे बनाने के लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ तक लगा दी थी, पर जब वो टायर बनकर कंप्लीट हुआ तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसे कंट्रोल करने की मेरे अंदर ताकत भी नहीं थी। और उस पावरफुल टायर के रिफाइन होते ही वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा
ज्यादा पावरफुल हेमोली ट्रैबुलेशन भी समन हो चुकी थी, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस हेमोली ट्रैबुलेशन ने मेरी जान ले ली। लेकिन मरने से पहले मैंने अपने उस टायर को पूरी तरह से सील कर दिया था, ताकि इसे ऐसे ही कोई ऐरा गैरा इंसान इस्तेमाल ना कर सके, क्योंकि ये टायर मेरी तरह उसकी भी जान ले सकता था। और अगर तुमने इस टायर की सील को हटा दिया है तो तुम मेरे इस मैसेज को भी देख पा रहे होगे। इसका मतलब है कि तुम इस टायर को इस्तेमाल करने के काबिल हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम मेरे इस टायर का इस्तेमाल करते हुए मेरे गॉड शूटिंग चैरियट को भी हासिल कर सकते हो। उठो और जल्दी से उसकी तलाश में लग जाओ, क्योंकि इस गोल्डन आयरन पीस को हासिल करने के बाद अब मेरी गॉड शूटिंग चैरियट तुम्हारा ही इंतजार कर रही होगी। जबकि हम देखते हैं कि उस गोल्डन आयरन पीस की मदद से वांग लिन को एक टाइगर केव के बारे में भी पता चल चुका था, जहाँ पे वो गॉड शूटिंग चैरियट रखा हुआ था, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे अपने मन में कहता है, अगर इस टायर को यहाँ पे मोटर रियलम में ही बनाया गया था तो ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होगा, और हमारी दुनिया में तो उसकी पावर को इमेजिन कर पाना भी लगभग नामुमकिन होगा। इसलिए मुझे जल्द से जल्द कुछ भी करके उस टायर को हासिल करना होगा। और ये कहकर वांग लिन भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे टाइगर केव की तरफ ही निकल के आता। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे 10 दिन का समय गुजर चुका था, और इन 10 दिनों में वांग लिन लगातार वहाँ पे उस टाइगर केव को ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इवन उसने उस टाइगर केव को ढूंढने के लिए सालों सोर्ड सेट के हर एक फ्रेगमेंट को छान मारा था, लेकिन उसके बावजूद भी वांग लिन को अभी तक भी उस टाइगर केव के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। और ऊपर से ये मोटर रियलम था भी इतना ज्यादा बड़ा कि अभी तक वांग लिन उसे आधा भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। और यही सब सोचते हुए वांग लिन अभी वहाँ से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही पीछे से उसके ऊपर एक एनर्जी अटैक होता है, जिसे वांग लिन ने समय रहते ही वहाँ पे डोज कर लिया था। और जब वांग लिन पलट कर वहाँ पे पीछे देखता है तो उसे वहाँ पे 2 वॉरियर्स दिखाई देते हैं, जो कि वहाँ पे आपस में फाइट कर रहे थे। उनमें से एक ब्लू कपड़ों वाला वॉरियर रेड कपड़ों वाले वॉरियर के ऊपर भारी पड़ रहा था। असल में वो उसे वहाँ पे एक टायर के लिए पकड़ना चाहता था, जबकि रेड कपड़ों वाला वॉरियर वहाँ पे किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही उसकी नजर वहाँ पे वांग लिन के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे उम्मीद भरी नजरों से वांग लिन को देखने लगा था कि शायद वांग लिन वहाँ पे उसकी मदद करते हुए उसे वहाँ पे बचा ले। लेकिन जब वांग लिन फिर भी वहाँ पे उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता तो वो रेड कपड़ों वाला वॉरियर वहाँ पे वांग लिन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज मुझे बचा लो, हम दोनों तो एक ही सोलर प्लेनेट से बिलोंग करते हैं। पर इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे इस फालतू की झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन वो रेड कपड़ों वाला वॉरियर तो वहाँ पे हाथ धोकर वांग लिन के पीछे ही पड़ चुका था। इवन वो वहाँ पे अपनी जान बचाते हुए वांग लिन के पीछे ही आके छुप गया था। वहीं वो ब्लू कपड़ों वाला वॉरियर जिसका नाम सैम योन था, वो वहाँ पे वांग लिन के सामने आकर रुकते हुए उससे कहता है, तुम्हारा इस मैटर से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम चुपचाप चले जाओ यहाँ से। अब सैम की ये बात सुनकर वो रेड कपड़ों वाला वॉरियर भी वहाँ पे वांग लिन से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा था, नहीं नहीं, इसकी बात मत सुनो, ये बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म का इंसान है, ये मुझसे मेरे इमोर्टल एनर्जी क्रिस्टल्स को चुराना चाहता है, प्लीज मेरी मदद करो। और अगर तुम यहाँ पे इसे मारने में मेरी मदद करते हो तो हम उन सारे एनर्जी क्रिस्टल्स को आपस में आधा आधा बांट लेंगे। पर अभी वो वॉरियर वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि सैम ने अचानक से ही वहाँ पे बहुत ही गुस्से के साथ आगे बढ़ते हुए जाकर उसे गले से पकड़कर ऊपर हवा में उठा लिया था। और ऊपर उठाते हुए गुस्से से वहाँ पे कहने लगा था, कमीने इंसान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे झूठ बोलने की? धोखा मैंने नहीं बल्कि धोखा तो तुमने मुझे यहाँ पे दिया है। मैं न जाने पिछले कितने ही समय से उन सभी एनर्जी क्रिस्टल्स को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, जिन्हें उल्टा तुम ही मुझसे यहाँ पे चुरा कर भाग रहे हो। जबकि हम देखते हैं कि वांग लिन तो वहाँ पे बिल्कुल भी इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो दोनों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ने लगा था। लेकिन अभी वांग लिन वहाँ से जा ही रहा था कि तभी वो रेड कपड़ों वाला वॉरियर वहाँ पे एक बार फिर से सैम के चुंगल से आजाद होते हुए दोबारा वांग लिन के पीछे जाने लगा था और बार बार वहाँ पे उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा था कि प्लीज मुझे बचा लो, हम दोनों तो भाइयों की तरह हैं, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे भाई को यहाँ पे कोई और मार रहा है? जिस पे वांग लिन भी कोर्ट में उससे जवाब देते हुए कहता है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, मैं तुम लोगों के इस फालतू की झमेले में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए अपने इस मैटर को खुद से सुलझाओ। अब वांग लिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस रेड कपड़ों वाले वॉरियर को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो वाकई एक बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म का इंसान था, क्योंकि वो वांग लिन को वहाँ पे फंसाने के लिए कुछ एनर्जी क्रिस्टल्स को वहाँ पे वांग लिन की तरफ ही थ्रो कर देता है और खुद वहाँ पे अपनी एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए भागने की कोशिश करने लगा था ताकि सैम वहाँ पे उसका पीछा छोड़कर वांग लिन के पीछे पड़ जाए। जबकि हम देखते हैं कि वांग लिन को तो वहाँ पे सबसे कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए वो भी वहाँ पे अपनी जगह पे रुकते हुए उस एनर्जी क्रिस्टल को चुपचाप वहाँ पे सैम की तरफ ही बढ़ा देता है, जो देखकर तो सैम भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे ये भी समझ चुका था कि वांग लिन एक बहुत ही अच्छा किस्म का इंसान है, इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ वांग लिन से बात करते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है और उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम है सैम योन और मैं कई शू सेक्ट से बिलोंग करता हूँ, क्या आप भी मुझे अपना नाम बता सकते हैं? जिस पे वांग लिन कोल्ड टूर में उसे एक बार फिर से अपना नकली नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम है ज़ेंगली। और ये कहकर जैसे ही वांग लिन वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो सैम उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है, ब्रदर ज़ेंगली रुक जाइए, आगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं पिछले काफी दिनों से इस जगह को तलाश कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे कोई भी इमोर्टल सोल एनर्जी बची होगी, तो इसलिए अब आगे जाना बेकार है। अब सैम की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वांग लिन भी वहाँ पे अपनी जगह पे रुक गया था।
वहीं वांग लिन को रुकते हुए देखकर सैम उससे कहता है, ब्रदर ज़ेंग ली, अगर आप चाहो तो हम यहाँ पे आपस में एक डील भी कर सकते हैं। आपको जरूर अपने क्लैन की तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन जेट स्लिप मिली होगी, अगर आप उसे मुझे दे देते हैं तो बदले में मैं भी आपको अपने क्लैन वाली टेलीपोर्टेशन जेट स्लिप दे दूंगा, जिसके चलते हम दोनों को ही बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। आप मेरी जेट स्लिप का इस्तेमाल करते हुए उन जगहों पे भी जा सकते हैं जिनके बारे में अभी तक आपको कुछ भी नहीं पता होगा, और सेम इसी तरह मैं भी आपकी जेट स्लिप का इस्तेमाल करते हुए आपकी जगहों पे जा सकता हूँ, जिसमें हम दोनों का ही बहुत ज्यादा फायदा है। और क्योंकि वांग लिन भी अपनी जेट स्लिप के अंदर मौजूद सभी फ्रेगमेंट्स को एक्सप्लोर कर चुका था, तो इसलिए हम देखते हैं कि वो भी वहाँ पे इसके लिए मान चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ना सिर्फ वहाँ पे अपनी अपनी जेट स्लिप को एक्सचेंज कर लेते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ उन दोनों ने अपनी अपनी जेट स्लिप्स को ओवरलैप भी कर लिया था, यानी कि पहले वाले फ्रेगमेंट्स को भी उसके अंदर ऐड कर दिया था। ये डील करते हुए सैम तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, और वो वहाँ पे वांग लिन का शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहता है, मैं ब्रोकन सिल्वर स्टार से बिलोंग करता हूँ, अगर कभी तुम्हें वहाँ पे आने का मौका मिला तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वहाँ पे तुम्हारा गाइड बनूंगा। जबकि हम देखते हैं कि वांग लिन तो उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता, जो देखकर सैम खुद ही वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वांग लिन से कहता है, ब्रदर ज़ेंग ली, अब मैं उस कमीने इंसान के पीछे जा रहा हूँ जिसने मुझसे मेरे एनर्जी क्रिस्टल्स को छीनने की कोशिश की थी। वो अभी भी आजाद घूम रहा है, जिसे मैं उसके किए की सजा दिए बगैर तो चैन से नहीं बैठने वाला। और ये कहकर सैम वहाँ पे वांग लिन से अलविदा लेते हुए बहुत ही तेजी के साथ उसी रेड कपड़े वाले वॉरियर को पकड़ने के लिए उसके पीछे निकल के आता, जिसके जाते ही वांग लिन वहाँ पे कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है, सालू शॉर्ट सेट का जेट मैप तो बहुत ही ज्यादा बेकार था, मुझे लगा था उन लोगों ने कुछ खास ऐसा कोई अपने फ्रेगमेंट्स के अंदर ऐड किया था, लेकिन उनके फ्रेगमेंट्स तो तालाब में मौजूद कचरे की तरह थे। अच्छा हुआ मैंने सैम के साथ अपने जेट मैप को एक्सचेंज कर लिया। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे उसी जेट मैप का इस्तेमाल करते हुए हाउशेन नाम के फ्रेगमेंट में पहुंच चुका था, जहाँ पे आते साथ ही वांग लिन ने अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी को वहाँ पे चारों तरफ फैला दिया था। जिसके बाद वो वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए किसी अच्छे से टायर की तलाश करने लगा था, लेकिन अभी वांग लिन वहाँ पे इसी तरह से अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए किसी सेलेस्टियल टायर की तलाश कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी नजर वहाँ पे एक टाइगर शेप वाले माउंटेन के ऊपर पड़ती है, और यही थी वो टाइगर केव जिसके अंदर मास्टर शेंग बाई का वो गॉड शूटिंग चैरियट रखा हुआ था। और उस टाइगर शेप वाली माउंटेन को देखकर तो लिंगज़ू भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो चुका था, जबकि वांग लिन तो वहाँ पे बिल्कुल भी टाइम जाया ना करते हुए सीधा वहाँ पे उस टाइगर केव के अंदर ही चला गया था, जहाँ पे आते साथ ही वांग लिन को अपने सामने एक बहुत बड़ा इंट्रेंस गेट दिखाई देता है। और जब वांग लिन वहाँ पे उस इंट्रेंस गेट को पार करते हुए अंदर पहुंचता है तो वांग लिन देखता है कि वो पूरी की पूरी जगह खाली थी, जो देखकर तो लिंगज़ू वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहता है, लो मास्टर, हमें यहाँ पे आने में देर हो गई, क्योंकि कोई हमसे पहले यहाँ पे आकर इस जगह को लूट कर जा चुका है। पर वांग लिन वहाँ पे लिंगज़ू की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करके उस जगह को वहाँ पे सर्च करने लगा था। और वो जगह इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वहाँ पे काफी सारे अलग अलग चैम्बर्स बने हुए थे, जिन्हें पूरी तरह से सर्च करने में ही वांग लिन को काफी ज्यादा समय लग गया था। पर उन्हें वहाँ पे पूरी तरह से सर्च करने के बावजूद भी वांग लिन को वहाँ पे कोई भी गॉड शूटिंग चैरियट दिखाई नहीं दिया था। इसलिए वांग लिन के दिमाग में अचानक से ही वहाँ पे एक आइडिया आता है, जिसके चलते वांग लिन ने वहाँ पे उसी गोल्डन आयरन पीस को बाहर निकाल लिया था। जिससे जैसे ही वहाँ पे वांग लिन बाहर निकालता है तो वो वहाँ पे गोल्डन एनर्जी के साथ ग्लो करने लगा था, और अचानक से उसके अंदर से एक और पैगाम निकल कर बाहर आता है, जो कि मास्टर शेंग बाई का दूसरा मैसेज था, जिसके मुताबिक मास्टर शेंग बाई वहाँ पे वांग लिन को बताते हैं कि मेरा गॉड शूटिंग चैरियट सिर्फ उसी इंसान को मिलेगा जिसे किस्मत ने चूज किया होगा, और क्योंकि ये गोल्डन आयरन पीस तुम्हारे पास है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उस गॉड शूटिंग चैरियट को 10वें चैम्बर के अंदर छुपा के रखा गया है। अब मास्टर शेंग बाई की ये बात सुनकर वांग लिन को वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वांग लिन जब अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस जगह को वहाँ पे सर्च किया था तो उसे वहाँ पे सिर्फ 9 ही चैम्बर्स दिखाई दिए थे, जबकि मास्टर शेंग बाई तो वहाँ पे 10वें चैम्बर की बात कर रहे थे। और यही बात वांग लिन को वहाँ पे थोड़ा परेशान कर रही थी। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो 10वां चैम्बर कहाँ पे मौजूद होगा। पर अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक ही उस टायर से एक नया मैसेज निकल कर बाहर आता है, और मास्टर शेंग बाई का होलोग्राम वांग लिन को वहाँ पे बताता है, जहाँ वो वांग लिन से कहते हैं कि इस टायर को बनाने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा बनाया हुआ इतना ज्यादा कमाल का टायर इसी तरह से उस चैम्बर के अंदर सड़ता रहे। अगर मेरी उस टायर को कोई हासिल कर लेता है तो मेरी भी आत्मा को शांति मिल जाएगी कि चलो कम से कम मेरी मेहनत बेकार तो नहीं गई। और मास्टर शेंग बाई ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि अचानक से वो पूरी जगह वहाँ पे हिलने लगी थी, जो देखकर तो वांग लिन को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे अचानक से ये सब हो क्या रहा है। लेकिन वांग लिन वहाँ पे कुछ भी सोच या समझ पाता उससे पहले वहाँ के नीचे की जमीन टूटना शुरू हो जाती है, जिसके साथ ही वांग लिन वहाँ पे नीचे गिरते हुए एक सीक्रेट चैम्बर के अंदर आ चुका था, जो देखकर तो वांग लिन खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो वाकई मास्टर शेंग बाई का एक बहुत ही ज्यादा कमाल का आइडिया था, क्योंकि ये तो किसी ने अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से इस केव के नीचे एक और सीक्रेट चैम्बर मौजूद होगा, जिसके अंदर रियल टायर को छुपा के रखा गया होगा। और अगर कोई गलती से यहाँ पे आ भी जाता तो वो फिर भी यहाँ पे गॉड शूटिंग चैरियट को हासिल नहीं कर सकता था, क्योंकि वांग लिन को अपने सामने एक और बहुत बड़ा गेट दिखाई देता है, जिसे सिर्फ उस गोल्डन आयरन पीस की मदद से ही खोला जा सकता था। इसलिए वांग लिन भी वहाँ पे वो ज्यादा टाइम
टाइम जाया ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे उसी गोल्डन आयरन पीस का इस्तेमाल करते हुए उस गेट को वहाँ पे खोलने लगा था। और जैसे ही वो गेट वहाँ पे ओपन होता है तो वांग लिन भी चुपचाप सीधा वहाँ पे उस सीक्रेट चैम्बर के अंदर चला गया था, जहाँ पे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा मौजूद था। जहाँ उस अंधेरे को देखते हुए वांग लिन वहाँ पे अपने मन में कह रहा था, न जाने अब यहाँ पे कौन कौन सा खतरा मौजूद होगा। लेकिन अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक से उस सीक्रेट चैम्बर के अंदर रखी हुई सभी मशालें खुद ब खुद ही वहाँ पे जलना शुरू हो जाती हैं, जिसके चलते उस सीक्रेट चैम्बर के अंदर भी रोशनी हो चुकी थी। और रोशनी होते ही जैसे ही वांग लिन अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखता है तो उसे वहाँ पे वही गोल्ड शूटिंग चैरियट दिखाई देता है, जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर वांग लिन भी वहाँ पे इंप्रेस होते हुए कहता है ये वाकई एक डिवाइन वेपन कहलवाने के लायक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस चैरियट को खींचने के लिए वहाँ पे कुछ सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट भी मौजूद थे, जिन्हें देखते हुए जैसे ही वांग लिन अपना कदम आगे बढ़ाता है तो अचानक से ही वांग लिन के पैरों की वजह से वहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। और उसी फॉर्मेशन के अंदर से उन सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट ने बाहर निकलते हुए वहाँ पे वांग लिन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। पर वो वहाँ पे वांग लिन के ऊपर अटैक नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें वहाँ पे बड़ी बड़ी चेन्स की मदद से बांध के रखा गया था। लेकिन उनका साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि वांग लिन तो वहाँ पे उनके सामने चींटी की तरह ही दिखाई दे रहा था। और सिर्फ उनका साइज ही बड़ा नहीं था, बल्कि उन थंडर बीस्ट से निकलने वाला और भी काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था, जो देखकर तो वांग लिन भी अब वहाँ पे उनकी पावर से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था। और उसी के साथ साथ वांग लिन वहाँ पे अपने मन ही मन में शुक्र अदा करते हुए कहता है कि शुक्र इन सभी सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट को यहाँ पे गॉड शूटिंग चैरियट से बांध के रखा गया है, वरना अब तक तो ये मेरे ऊपर हमला कर भी चुके होते। और इसी तरह वांग लिन उन सभी थंडर बीस्ट को बहुत ही गौर से देखने लगा था, और वो वहाँ पे उनका कंपेयर एंशिएंट गॉडलैंड के ड्रैगन एम्बरर के साथ करने लगा था, जहाँ वो सबसे वाले छोटे थंडर बीस्ट को देखते हुए कहता है इनमें मौजूद ये सबसे छोटा थंडर बीस्ट भी एंशिएंट गॉडलैंड के ड्रैगन एम्बरर से तो ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। और जब मैं उसे वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाया था तो इसे कंट्रोल कर पाना तो अभी मेरे लिए लगभग नामुमकिन ही है। और ऊपर से भी मेरी कल्टीवेशन भी इतनी ज्यादा हाई नहीं है कि मैं इस गॉड शूटिंग चैरियट को भी इस्तेमाल कर सकूं। इसलिए अभी मेरे लिए बेहतर यही रहेगा कि मैं यहाँ पे थंडर बीस्ट को डीप स्लीप के अंदर भेज दूं। और यही सोचकर वांग लिन वहाँ पे अपनी डुअल कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को वहाँ पे अपने कंट्रोल में लेने लगा था। और ये सब करते हुए वांग लिन साथ ही साथ अपने मन में बहुत ज्यादा खुश भी हो रहा था, क्योंकि उसने ये तो कभी भी नहीं सोचा था कि अनजाने में उसके हाथों में इतना ज्यादा पावरफुल टायर लग जाएगा, जिसकी उम्मीद वांग लिन ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की थी। अब उसका इमोर्टल रियलम में आना वाकई उसे फायदे का सौदा लग रहा था। और वहाँ पे मल्टीपल डुअल कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वांग लिन ने वहाँ पे इस गॉड लेवल की फॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसे पूरी तरह से कंट्रोल में लेने के बाद वांग लिन दो थंडर बीस्ट को तो वहाँ पे वापस उस फॉर्मेशन के अंदर भेज देता है, जबकि छोटे थंडर बीस्ट को उसने वहाँ पे बाहर ही रहने दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वांग लिन ने वहाँ पे उन गॉड शूटिंग चैरियट को भी छोटे छोटे साइज में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जिन्हें छोटा करने के बाद वो उन्हें वहाँ पे अपने पास बुला लेता है। और उसी छोटे हो चुके चैरियट के अंदर ही वो सिल्वर हॉर्न थंडर बीस्ट भी मौजूद था, जिसे देखते हुए वांग लिन भी वहाँ पे कार्टून में कहता है कि इस छोटे से चैरियट को देखकर ये कोई भी नहीं कह सकता कि इसके अंदर एक कितना ज्यादा पावरफुल थंडर बीस्ट मौजूद है। मुझे पूरा यकीन है कि ये टायर आगे चलकर मेरे काफी ज्यादा काम आने वाला है। लेकिन उसी के साथ साथ वांग लिन के दिमाग में वहाँ पे ये भी सवाल चल रहा था कि उसका बीस्ट कंट्रोलिंग सर्कल है यहाँ पे छोटे वाले थंडर बीस्ट को कंट्रोल कर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि जब तक वांग लिन उस थंडर बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर लेता तब तक वांग लिन उस गॉड शूटिंग चैरियट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और यही सब सोचते हुए वांग लिन ने वहाँ पे छोटे वाले थंडर बीस्ट को भी उस फॉर्मेशन के अंदर भेज दिया था। हालांकि उसने दोनों बड़े वाले थंडर बीस्ट को तो डीप स्लीप में भेज दिया था, लेकिन छोटे वाले थंडर बीस्ट के साथ उसने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि उसे कुछ भी करके वांग लिन अपने कंट्रोल में करना चाहता था। लेकिन अभी क्योंकि वांग लिन वहाँ पे उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था तो वो ये सब बाद में करने का डिसाइड करता है। और यही सब सोचकर वांग लिन उस गॉड शूटिंग चैरियट को अपने पास रखते हुए चुपचाप वहाँ से निकल गया था, जहाँ से जाते हुए वांग लिन काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। और वहाँ पे खुश होते हुए अपने मन में ये भी कह रहा था कि फाइनली इमोर्टल रियलम में आने का सफर मेरा कामयाब रहा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे भी नहीं रुक सकता। मुझे जल्द से जल्द इन्फेंट सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करना होगा, और ऐसा करने के लिए मुझे अपनी कल्टीवेशन को अभी और भी आगे बढ़ाना होगा। और ये सब सोचते हुए वांग लिन को वहाँ पे ची हाउ की कही हुई बातें भी याद आने लगी थी, और एक बार फिर से वो जेड कॉफिन भी उसके दिमाग में घूम के आता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जेड कॉफिन और वांग लिन का आगे चलकर काफी गहरा रिश्ता होने वाला है। वांग लिन वहाँ पे उन सभी टेस्ट के बारे में सोचते हुए कहता है कि अगर वो स्पिरिट टेस्ट मेरे हाथ में लग जाते हैं तो मैं बहुत ही आसानी के साथ सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। और सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने के साथ ही मैं न सिर्फ मास्टर सीतू को ठीक कर दूंगा, बल्कि दोबारा मूवन से भी मिलने के लिए वापस जा पाऊंगा। और यही सब सोचते हुए वांग लिन जल्दी से वहाँ पे टेलीपोर्ट होता हुआ ची हाउ की बताई हुई लोकेशन की तरफ ही रवाना हो चुका था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम ची हाउ को देखते हैं, जो कि अपनी लोकेशन पे बैठा हुआ अपने दोनों ही दोस्तों के आने का इंतजार कर रहा था। और तभी अचानक से ही टेलीपोर्टेशन एरिया एक्टिवेट होता है, जिसे देखकर ही ची हाउ वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। और वो वहाँ पे खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि चलो एक तो यहाँ पे आ ही गया। वहीं उस टेलीपोर्टेशन एरिया से कोई और नहीं बल्कि रेड बटरफ्लाई ही निकल कर बाहर आती है। और जैसे जैसे रेड बटरफ्लाई वहाँ पे आगे बढ़ रही थी, हम देखते हैं कि उसके आईसी ऑरा की वजह से वो पूरी जगह भी वहाँ पे फ्रीज होने लगी थी। जबकि ची हाउ तो वहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड होते हुए उसका स्वागत करता है, लेकिन रेड बटरफ्लाई वहाँ
वहाँ पे कोल टून में उससे कहती है, याद रखना अगर तुम्हारी बताई हुई इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो मैं तुम्हें वहीं पे खत्म कर दूंगी। जिस पे जी हाउ भी वहाँ पे उसे अपनी वही मैप वाली जेट स्लिप दिखाते हुए कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को यहाँ पे कोई भी धोखा नहीं दे रहा। इस मैप को खुद मेरे एंसेस्टर ने बताया था, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो जगह बिल्कुल वैसी ही होगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो इस मैप के अंदर तुम खुद ही देख सकती हो। जिसे रेड बटरफ्लाई ने भी एक बार फिर से बहुत ही गौर से देखते हुए उसे वापस जी हाउ को दे दिया था और उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे अपनी डिमांड बताते हुए कहती है कि मुझे वहाँ पे रखे हुए बाकी ट्रेयर से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे तो बस वो सेलेस्टियल जेड कोफिन चाहिए। जिस पे जी हाउ उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन हमारा एक और साथी भी है और उसकी इजाजत के बगैर मैं ऐसे यहाँ पे कोई भी फैसला नहीं ले सकता। अब जी हाउ की ये बात सुनकर रेड बटरफ्लाई भी थोड़ा हैरान होकर उससे सवाल करते हुए पूछती है, हमारा तीसरा साथी वो भला कौन है? जिस पे जी हाउ उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि वो भी हम दोनों की तरह हमारी स्टार सिस्टम से बिलोंग करता है। और अभी जी हाउ रेड बटरफ्लाई को वहाँ पे ये सब बता ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो टेलीपोर्टेशन एरे एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाता है, जिससे मंगलिन भी टेलीपोर्ट होते हुए वहाँ पे पहुंच चुका था। जिसे देखते ही जहाँ एक तरफ जी हाउ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था, जबकि रेड बटरफ्लाई की नजर जैसे ही वहाँ पे मंगलिन के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, कमीनी इंसान तो ये तुम हो। और रेड बटरफ्लाई कैसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।